हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय वीडियो। सो हम लोग 9th क्लास का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं बच्चों, और हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं। इट इज नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। इन द प्रीवियस वीडियो एक क्वेश्चन छोड़कर गई थी। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि आखिर ट्रीटी ऑफ वर्सलीज थी क्या, जिसकी वजह से जो वेमार रिपब्लिक थी, जर्मन के लोगों ने उसको भी वेलकम नहीं किया था कि उन्होंने जो एक एग्रीमेंट था या ट्रीटी ऑफ वर्सलीज थी उसको एक्सेप्ट ही क्यों किया, उसको साइन ही क्यों किया। तो यही क्वेश्चन था। तो उसी क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में है कि आखिर वो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज क्या थी, क्या उस ट्रीटी के अंदर था। तो उसी को हम देखते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, वर्सलीज जगह का नाम था। तो वहां पर ट्रीटी हुई थी, एग्रीमेंट हुआ था, तो इसीलिए उसको कहा गया ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। ये जो ट्रीटी थी ये बहुत ही हार्श और इनह्यूमिलेटिंग थी। किसके लिए? जर्मनी के लिए। बहुत ज्यादा उसको हार्श और इनह्यूमिलेटिंग क्यों कहा गया है? क्योंकि उसके अंदर जो प्रोविजन थे वो बहुत ज्यादा हार्श थे। किसके लिए? जर्मनी के लिए। जो जर्मनी के लिए और जो कंट्री हारी थी उनके लिए बहुत ज्यादा हार्श थी। तो प्रोविजन इन द ट्रीटी, आखिर उस ट्रीटी में कौन सी बातें थी, कौन से प्रोविजन थे, उन्हीं को देखते हैं। तो फर्स्ट इज द जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज। तो जर्मनी ने जो ओवरसीज कॉलोनीज अपनी बनाई हुई थी, दूसरी कंट्री में जो अपनी कॉलोनीज बनाई हुई थी, अफ्रीका में अपनी कॉलोनीज जो बनाई हुई थी, वो क्या हुई? वो कंट्री अपनी कॉलोनीज उनसे छुड़ाने लगी। तो कॉलोनीज उससे छुड़ाने लगी तो क्या हुआ? उससे वहां के लोगों की, जर्मनी के जो पीपल्स थे उनकी इकोनॉमी और ज्यादा डाउन चली जाएगी। कि जब कॉलोनीज उनसे छुड़ानी जाएंगी तो क्या होगी? इकोनॉमी डाउन चली जाएगी, इकोनॉमी उनकी गिरती चली जाएगी। एंड 1/10 ऑफ द पॉपुलेशन, 1/10 ऑफ द पॉपुलेशन क्यों कहा गया है? कि जब वार हुआ था, जब युद्ध हुआ था, तो उसमें लगभग 1/10 ऑफ द पॉपुलेशन की जितनी टोटल पॉपुलेशन थी उसका 1/10 पार्ट क्या हुआ? मारा गया उसमें। और इसके साथ साथ जब कॉलोनीज, जो दूसरी कंट्री की जो कॉलोनीज थी, वो कंट्री अपनी कॉलोनीज उनसे छुड़ाने लगी, तो जब टेरिटरी छुड़ाई जाएंगी, टेरिटरी दूसरी कंट्री के पास चली जाएंगी, तो सिर्फ टेरिटरी तो नहीं जाएगी, टेरिटरी के साथ उसमें रहने वाले लोग भी जाएंगे। ऐसा तो नहीं कि टेरिटरी को लेकर जाएंगे, उसके साथ उसके लोग भी जाएंगे। अब हो सकता है कि जो टेरिटरी छुड़ाई गई है उसमें कोई साइंटिस्ट हो, उसमें कोई पर्सन हो, उसमें कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट हो, तो बहुत सारे जो लोग जो उस कंट्री की इकोनॉमी को बढ़ा सकते थे या उस कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, वो चले गए। एंड 13% ऑफ इट्स टेरिटरी, और इसी तरह से जो उसकी 13% टेरिटरीज थी वो उससे छुड़ा ली गई। इसके लिए देखिए मैप दिखाती हूँ मैं आपको। ये जो मैप दिख रहा है, और मैप में जो पिंक कलर का जो मैंने सर्कल किया हुआ ना, ये पार्ट जो सर्कल किया हुआ है, ये टेरिटरीज जो पहले जर्मनी की थी, अब वो दूसरी कंट्री थी उससे छुड़ा ली हैं, वो दूसरी कंट्री के पास चली गई हैं। तो अगर आपका कोई पार्ट, आपके घर का कोई पार्ट, आपके घर के पार्ट पर किसी दूसरे का कब्जा हो जाए तो किस तरह का आप महसूस करेंगे? वैसा ही महसूस क्या कर रही थी कौन? जर्मनी। एंड द 75% ऑफ इट्स आयरन एंड 26% ऑफ इट्स कॉल, जो उसके आयरन और कॉल के रिसोर्सेज थे, आयरन और कॉल के रिसोर्सेज थे कितने? 75% ऑफ आयरन एंड 26% ऑफ कॉल, जो 75% उसके आयरन के और 26% उसके कॉल के जो रिसोर्सेज थे, वो फ्रांस, पोलैंड एंड डेनमार्क एंड लिथुनिया में, जो फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुनिया में थे, उसके ऊपर भी किसने? जो अलायंस पावर थी उन्होंने अपना कब्जा कर लिया, अपने अंडर कंट्रोल कर लिया कि अब जो ये रिसोर्सेज हैं उसको जर्मनी यूज नहीं कर पाएगी। एंड अलायंस पावर डीमिलिटराइज जर्मनी, अलायंस पावर डीमिलिटराइज जर्मनी। तो अभी देखिए मैप देखें, और मैप में जो सर्कल क्या हो ना, लाइनिंग वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट पर क्या कहा गया कि यहाँ पर जर्मनी अपनी कोई भी मिलिट्री, अपनी कोई भी आर्मी नहीं रख पाएगी। और अगर आर्मी नहीं रख पाएगी तो क्या होगा कि जो आसपास की कंट्री है उसके ऊपर क्या कर सकती है? अटैक कर सकती है। तो उसको जो रेहान लैंड वाला पार्ट है इसको डीमिलिटराइज कर दिया गया। एंड इतने से ही उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, जो अलायंस पावर थी इतने से ही सेटिस्फाई नहीं हुई, और क्या किया?
और अंडर द वार गिल्ट क्लोज, अंडर द वार गिल्ट क्लोज मतलब उन्होंने, उनका कहना था कि हमने युद्ध में पार्टिसिपेट किया है और इतने हमारा नुकसान हुआ है, इतने लोग हमारे मारे गए हैं, इतने हमारे रिसोर्सेज खराब हो गए हैं, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? एज अ कंपेंसेशन कौन देगा? कंपनसेशन कौन देगा? वो भी किसके ऊपर थोप दिया? वो भी जर्मनी के ऊपर थोप दिया, जो डिफीट पार्टी थी या डिफीट कंट्री थी उनके ऊपर थोप दिया। कैसे? जर्मनी वाज फेस टू पे 6 बिलियन पाउंड। ना तो वो आर्मी रख सकती थी, रिसोर्सेस ले लिए गए, उसके बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद भी जो विनर कंट्रीज थी उन्होंने अपनी अपनी पार्टी बनाई और एज अ कंपनसेशन उसके ऊपर 6 बिलियन पाउंड्स का कंपनसेशन उसके ऊपर रख दिया कि ये कंपनसेशन हमें हमारी कंट्रीज को देना है क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इसमें, तो इसकी भरपाई कौन करेगा? इसकी भरपाई आप लोग करेंगे। तो देखा कितना बहुत ज़्यादा इनह्यूमिलेटेड और बहुत ज़्यादा हार्श ट्रीटी थी। इसीलिए जो वेमार रिपब्लिक थी उसको वहाँ के लोगों ने वेलकम नहीं किया था। उनका मानना था कि ऐसी बेकार ट्रीटी या फिर ऐसी इनह्यूमिलेटेड ट्रीटी को साइन ही क्यों किया। और क्या था? द अलाइड आर्मीज ऑक्युपाइड द रिसोर्सेज। जो रेहाइन लैंड वाला जो पार्ट है, अभी दिखाया था ना मैप में, जो रेहाइन लैंड वाला पार्ट है, वहां पर जब जर्मनी ने हाथ खड़े कर दिए, कहा कि अब हमारे बस की कंपनसेशन देना नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, अब तो हम जी भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि सारे रिसोर्सेज ले लिए, कंपनसेशन और उसके ऊपर रख दिया। उसने कहा अब तुम्हें जो करना है कर लो, अब हमारे पास कंपनसेशन नहीं है। तो क्या हुआ? रिच रेहाइन लैंड फॉर द लॉन्ग टाइम। तो रेहाइन लैंड जो बहुत रिच रिसोर्सेज वाली जगह थी, उसको अपने अंडर कंट्रोल कर लिया फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि इतने टाइम तक या बहुत एक लंबे टाइम तक जो रेहाइन लैंड है वहाँ के रिसोर्सेज को जर्मनी यूज नहीं कर पाएगी। तो देखा कितनी इनह्यूमिलेटेड और हार्श ट्रीटी थी। इसी ट्रीटी से जन्म हुआ किसका? हिटलर का। हिटलर को बहुत बुरा लगा कि हमारी कंट्री के साथ इतना ज़्यादा जाती हुई है, हमारी कंट्री के साथ इतनी हार्श ट्रीटी, इनह्यूमिलेटेड ट्रीटी को साइन किया गया है कि हारा तो ठीक है कि चलो युद्ध में हार गए, लेकिन उसके ऊपर भी ये इतनी मुश्किल ट्रीटी क्या कर दिया? इम्पोज कर दिया है। लेकिन अगर हम वेमार रिपब्लिक की बात करें तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसको ट्रीटी को एक्सेप्ट करना ही था, वो उसके लिए मना नहीं कर सकती थी। तो इट इज द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। तो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में देखा हमने कि कितनी हार्श थी और कितनी ह्यूमिलेटिंग पीस ट्रीटी थी कि जर्मनी की जो ओवरसीज कॉलोनी थी वो उससे छुड़ा ली गई, 1/10 उसकी पॉपुलेशन उसके पास से चली गई, 13% उसकी जो टेरिटरीज थी वो उससे ले ली गई, एंड 75% उसके आयरन के जो रिसोर्सेज थे वो ले लिए गए, 26% जो उसके कॉल रिसोर्सेज थे वो ले लिए गए। उसके बाद जो कुछ पार्ट था उसका, वहाँ पर वो आर्मी नहीं रख सकती थी कि कोई भी आओ उसके ऊपर अटैक कर दो, तो आर्मी नहीं रख सकती थी। और इतने होने के बाद भी 6 बिलियन पाउंड का कंपनसेशन उसके ऊपर रख दिया गया जर्मनी के ऊपर कि ये कंपनसेशन भी तुम्हें देना है। और जब उसने मना कर दिया कंपनसेशन लेने के लिए, तो रेहाइन लैंड, जो रिच रेहाइन लैंड था, उसके ऊपर एक लंबे टाइम तक कब्जा करके रखा कि जब तक हमारा कंपनसेशन पूरा नहीं होगा तब तक रेहाइन लैंड, रिच रेहाइन लैंड उनके अंडर कंट्रोल रहेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। देख लिया हमने कि ट्रीटी ऑफ वर्सलीज कैसी हार्श ट्रीटी थी। तो यहाँ से जन्म हुआ हिटलर का। हिटलर के मन में बहुत ज़्यादा उसको इंसल्ट अपनी महसूस हुई कि हमारी कंट्री के साथ इतना ज़्यादा बुरा किया गया है, तो उसने बदला लेने की सोची और अपने आप को एक माइटी कंट्री बनाने की या फिर माइटी पावर बनाने का उसने प्रोसेस अपना शुरू कर दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आवर टॉपिक विल बी द इफेक्ट ऑफ द वार। क्या होगा? द इफेक्ट of the war.
तो ये हम पढ़ेंगे किसमें, नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।